कुशीनगर केमिस्ट्री में पुनः आप सभी का स्वागत। और आज हम सभी पढ़ने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, जो केमिकल काइनेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, जो आजकल परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा पूछा जा रहा है। और निश्चित रूप से छोटा जरूर है, लेकिन समझने के लिए कॉन्सेप्ट की ज़रूरत। और केमिकल काइनेटिक्स को जाने या रासायनिक बलगतकी को जाने तो हमने आपको पहले पढ़ाया है कि रासायनिक बलगतकी भौतिक रसायन की वो शाखा होती है, फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच होती है, जिसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन या इसको हम वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं। वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया के वेग का अध्ययन किया जाता है। तो केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है, जिसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में अध्ययन करते हैं कि रिएक्शन कितना तेजी से हो रहा है, या रिएक्शन स्लो हो रहा है, या रिएक्शन बहुत स्लो हो रहा है। तो अगर इनवर्स में देखें तो रिएक्शन तीन तरह के होते भी हैं। कुछ रिएक्शन बहुत ही फास्ट होते हैं, बहुत ही फास्ट रिएक्शन होते हैं, इतने फास्ट होते हैं कि आप इनके वेग का निर्धारण नहीं कर सकते। आप वेग का निर्धारण करने जाओगे तब तक वो कंप्लीट हो जाएगा। लगभग ऐसे जो रिएक्शंस होते हैं, जो फास्ट रिएक्शन होते हैं, उनकी ड्यूरेशन 10⁻³ सेकेंड होती है। 10⁻³ सेकेंड में ये कंप्लीट हो जाते हैं, बहुत ही फास्ट रिएक्शन। जितने भी आयनिक रिएक्शंस होते हैं, जितने भी आयनिक रिएक्शन हो जाएंगे, चाहे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएंगे, ये सभी रिएक्शन फास्ट रिएक्शन होते हैं। आप कोई भी आयनिक रिएक्शन ले लें, HCl एक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, और इनके साथ अगर सोडियम क्लोराइड और वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा इनके रिएक्शन से, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। और ये भी ये एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल है ये फास्ट रिएक्शन का। तो देखा जाए कि आयनिक रिएक्शन है, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन बनेगी, बहुत तेजी से इंटरचेंज होगा और यहाँ पे साल्ट बन ही जाएगी। तो इस प्रकार जो हमारे जितने भी आयनिक रिएक्शंस होते हैं वो फास्ट रिएक्शन के एग्जांपल होते हैं। और जो फास्ट रिएक्शन इतना कम समय में हो जाता है कि उसकी वेलोसिटी का कैलकुलेशन हम इजीली तरीके से नहीं कर सकते, इसलिए इनको हम फास्ट रिएक्शन कहते हैं। अगर दूसरे तरीके के रिएक्शन को देखें तो वो मॉडरेट या स्लो रिएक्शन होता है। स्लो रिएक्शन की जो वेलोसिटी होगी वो फास्ट रिएक्शन से कम होगी, लेकिन जो वेरी स्लो रिएक्शन है, तीसरे तरह का जो रिएक्शन है, वेरी स्लो रिएक्शन या वेरी मॉडरेट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन, तीव्र अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया और अति मंद अभिक्रिया। तो अति मंद अभिक्रिया से वेग स्लो रिएक्शन का ज्यादा होगा, लेकिन फास्ट रिएक्शन से कम होगा। इसको जानने की ये जानना अत्यंत आवश्यक है कि जो फास्ट रिएक्शन होंगे, जो 10⁻³ सेकंड में कंप्लीट होते हैं, उनसे इसकी वेलोसिटी कम होगी, लेकिन वेरी स्लो रिएक्शन से ज्यादा होगी। तो ये स्लो रिएक्शंस होते हैं। तो अगर हम फास्ट रिएक्शन का एग्जांपल देखें तो ये HCl NaOH और NaCl बनाती है, H2O बनाती है आपस में रिएक्ट करके। जबकि स्लो रिएक्शन देखें तो बहुत H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, जो H2O और ऑक्सीजन में टूट जाती है, वो स्लो रिएक्शन का एग्जांपल है। और ऐसी अभिक्रियाओं के लिए ही हम, इसके लिए ही हम सभी प्रकार के जो वेलोसिटी का या रेट का कैलकुलेशन वो कर सकते हैं। वेरी स्लो रिएक्शन, ये आप लोहे पर जंग लगना, रस्टिंग ऑफ द आयरन, लोहा रख दें और जंग लगने की प्रक्रिया का अध्ययन करते रह जाएंगे, इतना स्लो रिएक्शन है। कई घंटे, कई वर्ष लग जाते हैं, कई महीने लग जाते हैं, इसलिए ये रिएक्शन बहुत ही स्लो होते हैं। तो इन सभी अभिक्रियाओं की प्रकृति को समझने के बाद हम लोग समझेंगे अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया की आणविकता एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से सभी प्रकार के बोर्ड्स में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। समझना है हमें। एक रिएक्शन के द्वारा एग्जाम्पल लेके समझेंगे। एक रिएक्शन है हाइड्रोजन Cl2 क्लोरीन रिवर्सिबल 2HCl। इस रिएक्शन को देखेंगे, बैलेंस रिएक्शन है। इस रिएक्शन में जो ये बायां पक्ष है हाइड्रोजन और क्लोरीन वाला, इसको हम अभिकारक कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, और इसको उत्पाद या प्रोडक्ट कहा जाता है। यदि इन अभिक्रियाओं में अभिकारक और उत्पाद की प्रकृति को देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम है, क्लोरीन के 2 एटम है, और यहाँ भी हाइड्रोजन के 2 एटम है, क्लोरीन के 2 एटम है। मतलब ये समीकरण या जो रिएक्शन है बैलेंस है। और हमें जो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया की आणविकता का कांसेप्ट समझना है, वो बैलेंस समीकरण के लिए ही समझना है। हमारा समीकरण बैलेंस है, इसलिए हम इसमें समझेंगे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो एक जो अणु हाइड्रोजन का है और एक अणु क्लोरीन का है, तो इस प्रकार इनकी संख्या, अभिकारक अणुओं की कुल संख्या
अब अभिक्रिया की आणविकता का कॉन्सेप्ट ही है कि संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक अणुओं की कुल संख्या, तो यहाँ पे अभिकारक में हाइड्रोजन और क्लोरीन है तो इनकी अणुओं की संख्या 2 हो जाएगी, ये हाइड्रोजन की और क्लोरीन की। तो अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की कुल संख्या 2 है, इसलिए आणविकता 2 हो जाएगी, आणविकता 2 हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार एक हम दूसरा कोई भी दूसरा हम रिएक्शन ले सकते हैं। अगर हम इसको देखें PCl3 प्लस Cl2 रिवर्सिबल PCl5, अगर यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड क्लोरीन के साथ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनाती है और ये भी रिएक्शन बैलेंस है, फास्फोरस की संख्या 1 है और प्रोडक्ट में भी फास्फोरस की संख्या 1 है, क्लोरीन 3 2 5 होंगे, वहां पे भी क्लोरीन 5 होंगे। इस प्रकार इसमें देखें तो एक एटम PCl3 का है और एक एटम Cl2 का है, तो अभिकारक अणुओं की कुल संख्या 2 हो रही है, इसलिए इसकी आणविकता 2 हो जाएगी। तो आणविकता हमेशा अभिकारक अणुओं की संख्या को कैलकुलेट की जाती है और जोड़ दी जाती है। कोई भी रिएक्शन ले लें और उसमें हम अगर निकालें तो आणविकता इजीली तरीके से निकल सकती है। वैसे नॉर्मली आणविकता 2 या 3 तक हो सकती है, अधिकतम 3 तक हो सकती है, तो इसे भी जानना अत्यंत आवश्यक। बहुत सारे ऐसे रिएक्शन होते हैं, जैसे इसी रिएक्शन को हम ले लें, अगर ऐसे ले लें PCl5 रिवर्सिबल PCl3 प्लस Cl2, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन बनाती है, तो इसमें ये जो अभिकारक अणु है उनकी संख्या 1 है, ये उत्पाद है, ये अभिकारक है। तो अभिकारक अणुओं की संख्या को ही जबकि रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए हम आणविकता कहते हैं। अभिकारक की संख्या 1 है, अभिकारक की संख्या यदि 1 है तो उनकी आणविकता भी 1 हो जाएगी और उस केसेस में आणविकता भी 1 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अभिकारक अणुओं की संख्या 1 है, इसे ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए, उसे भी जानना जरूरी कि इंपॉर्टेंट फैक्ट कौन कौन से हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टों में नंबर 1 पर आता है कि किसी भी रिएक्शन की जो आणविकता है वो निकालने के लिए आवश्यक है कि जो रिएक्शन है वो बैलेंस होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, संतुलित रासायनिक समीकरण। इसी केस में हम आणविकता या मॉलिक्यूलरिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारा समीकरण बैलेंस होना चाहिए। ये तो बहुत क्लियर कट है। सेकंड पॉइंट हमारा आता है मॉलिक्यूलरिटी या आणविकता एक सैद्धांतिक मान है, सैद्धांतिक मान है, ये थियोरेटिकल वैल्यू है। मीन्स ये हो गया कि रिएक्शन के मैकेनिज्म को, रिएक्शन की क्रियाविधि को देख के हम आसानी से आणविकता को निकाल सकते हैं। जो हमारा रिएक्शन है उसको देख लें एक बार, अभिकारक अणु कितने अभिकारक अणु इसमें भाग ले रहे हैं और उत्पाद कैसा बन रहा है, तो अभिकारक अणुओं की संख्या को देख करके उसके मैकेनिज्म को जानकर हम आसानी से आणविकता निकाल सकते हैं। इसलिए इस सैद्धांतिक मान है जो क्रियाविधि द्वारा या मैकेनिज्म द्वारा आसानी से कैलकुलेट कर ली जाती है। इसके अन्य मुख्य बिंदु को देखें तो जो आणविकता है वह हमेशा धनात्मक होती है, यह न तो ऋणात्मक हो सकती है, न ही यह भिन्नात्मक हो सकती है और न ही यह शून्य हो सकती है। आणविकता का मान सदैव जो होता है धनात्मक होता है। ये काफी एक मुख्य बिंदु है इस कॉन्सेप्ट का कि हम जो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, वो तो ना नेगेटिव होगा, ना फ्रैक्शनल होगा और ना ही जीरो होगा। और सामान्यतः इन बिंदुओं के अलावा अगर हम मॉलिक्यूलरिटी को समझें तो मॉलिक्यूलरिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं, उन टकराने वाले मॉलिक्यूल जब टकराएंगे, कोलिजन करेंगे। स्पष्ट है कि जो रिएक्शन में मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में जब टकराते हैं, कोलिजन थ्योरी बताती है कि जब मॉलिक्यूल टकराते हैं तभी रिएक्शन होते हैं, और सभी मॉलिक्यूल नहीं टकराते। जो मॉलिक्यूल टकराते हैं उनको हम इफेक्टिव मॉलिक्यूल्स या इफेक्टिव कोलिजन्स कहा जाता है, और इफेक्टिव कोलिजन्स के फलस्वरूप रिएक्शन होते हैं। तो यहाँ पे निश्चित रूप से जो हमारी मॉलिक्यूलरिटी है वो मॉलिक्यूलरिटी का कॉन्सेप्ट होगा कि कितने रिएक्टेंट आपस में टकरा रहे हैं और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस प्रकार अगर जो इफेक्टिव कोलिजन होगी, प्रभावी टक्कर होगी जिसके फलस्वरूप रिएक्शन होगा, यह भी जानना जरूरी है। और जो इसके मुख्य बिंदु है कि हमारा समीकरण संतुलित होना चाहिए, सैद्धांतिक मान है, आणविकता सैद्धांतिक मान है, यह रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि को देख के कैलकुलेट की जाती है और इसकी वैल्यू हमेशा धनात्मक होती है। इन बिंदुओं के अलावा कोई भी समीकरण आ जाए, उस समीकरण को देख करके, बहुत ऐसे समीकरण होते हैं जिसमें एक ही रिएक्टेंट होता है, डिकम्पोज हो जाता है और वो 2 या 2 से अधिक तरीके का प्रोडक्ट बनाता है। तो एक ही मॉलिक्यूल अगर डिकम्पोज हो जा रहा है, रिएक्शन में एक ही मॉलिक्यूल भाग ले रहा है जबकि रिएक्शन बैलेंस है, तो वह उसकी आणविकता 1 हो जाएगी सामान्यतः।
और ऐसी अभिक्रियाओं को हम यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस कहते हैं। जिन अभिक्रियाओं की आणविकता एक होती है, इसे ध्यान देने की जरूरत है कि बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें आणविकता एक होती है, और अगर आणविकता का मान एक आ गया, इसको ऐसे ध्यान देंगे और काफी फोकस भी करेंगे कि अगर हमने कैलकुलेट किया और आणविकता का मान एक आ गया, आणविकता की वैल्यू एक आ गई, अगर वो एक आ गया तो उसको हम यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं, या उसको हिंदी में एक आणुक अभिक्रिया भी कहा जाता है। एक आणुक अभिक्रिया, अगर आणविकता की वैल्यू 2 आ गई तो उसको बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शंस कहते हैं, रिएक्शन कहते हैं, और इसको हिंदी में द्विअणुक अभिक्रिया कहा जाता है। अगर आणविकता की वैल्यू 3 आ गई तो उसको हम ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शन या त्रिअणुक अभिक्रिया कहते हैं। तो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन एक आणुक अभिक्रिया, बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन द्विअणुक अभिक्रिया, एंड ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शन त्रिअणुक अभिक्रिया भी होती है, आणविकता के आधार पर कैलकुलेट की जाती है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स का, आप सभी इसको रिवाइज करना है।